हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस चैनल्स पे हम बीएड से रिलेटेड प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इस अभी हमारा जो प्रैक्टिकल फाइल जो चल रहा था वो था एक्शन रिसर्च ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड इट्स रिपोर्ट राइटिंग। तो हम इस फाइल में कौन कौन सी हमारी हेडिंग्स होंगी, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। इंडेक्स में एक बार देख लेते हैं कि हमारे इंडेक्स में कौन कौन से पॉइंट्स हो चुके हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। आपके अभी तक के एक्शन रिसर्च की फाइल में जो जो पॉइंट्स हो चुके हैं: प्रस्तावना, अनुसंधान का अर्थ, शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, क्रियात्मक अनुसंधान के पद, क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं, क्रियात्मक अनुसंधान के पक्ष। इसमें हमने समस्या, प्रस्तावना, उद्देश्य, विद्यालय में अनुसंधान का महत्व और समस्या से संबंधित कारणों का विश्लेषण, परिकल्पना। इन 12 पॉइंट्सों को हमने अच्छे से जान लिया था। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना अगला टॉपिक जहाँ पे हमने छोड़ दिया था अपना पॉइंट्स, तो परिणामों की, ये सारे पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक्शन रिसर्च की प्लेलिस्ट में आपको ये सीक्वेंस से मिलेंगे। उसमें आगे लिखा होगा मैंने एक्शन रिसर्च पार्ट 1, एक्शन रिसर्च पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके इसके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी। तो आप आसानी से वहाँ से इस पूरी फाइल को आराम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे 14 पॉइंट्स तक के हो चुका था। परिकल्पना 13 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि हमने परिकल्पना तक के जान लिया था। अब हम यहाँ 14 पॉइंट से जानेंगे कि प्रथम परिकल्पना क्रियात्मक की पुष्टि हेतु रूपरेखा। अब इसकी रूपरेखा मैंने कैसे बनाई थी, अगर अपने सब्जेक्ट्स में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई है, जो मैंने पढ़ाने से पहले जो मैंने प्लानिंग करी थी कि मुझे क्या योजना बना रखी थी कि मुझे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमको यहाँ पर लिखने होते कि फर्स्ट हमारी जो रूपरेखा क्या थी, हमारी कल्पना की जो रूपरेखा थी वो क्या थी। इस टेबल में मैंने बताया है, फर्स्ट जो है, विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र का अध्ययन कहानी के रूप में रोचक ढंग से उचित सहायक सामग्री का प्रमाण या प्रयोग करके। ठीक है, सबसे पहले ये था कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट्स अगर मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मैंने उनको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाना शुरू किया था। डायरेक्ट अपने टॉपिक पे नहीं आई थी, स्टोरी ली थी छोटी छोटी, उसके ज़रिए मैं उनको वो टॉपिक समझाती थी। जो भी ज़रूरत आवश्यक सामग्री होती थी, कुछ अगर प्रैक्टिकली चीज़ें मिल जाती थी तो मैं उन्हीं को इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लेती थी। अदरवाइज प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो मुझे मिल जाते थे उनको दिखा करके, बता करके उनको प्रैक्टिकली करा के समझाती थी। जो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी उन्हें चार्ट के माध्यम से या तो 3D मेथड के द्वारा हम बताते थे। शिक्षक के द्वारा, विधि शिक्षक के द्वारा मैं ही एक्सप्लेन करती थी। साधन, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मिनिएचर्स चिपकाए हैं, जिसमें मैंने एक टॉपिक था समय व श्रम बचाने वाले यंत्र। तो इसमें मशीनें जो थी हमारी छोटी छोटी, जैसे पंचिंग मशीन हो गई है, स्टैपल हो गया है, और अलग अलग जो मशीनें थी वो सब मैंने उनको प्रैक्टिकली ला करके दिखाया था, जिससे उन्हें वो टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया था। इस चैप्टर्स को समझाने में मुझे 4 दिन का समय लगा था, इस मेथड से जब मैंने उन्हें समझाया था। सेकंड स्टेप मेरा ये था, विद्यार्थियों को बारी बारी से अध्ययन व अध्यापन करने का अवसर देना। अध्याय का अध्यापन करने का अवसर देना। मैं बारी बारी से बच्चों को चैप्टर्स पढ़ने को कहती थी। ठीक है, जिससे क्या होता था कि बच्चे के अंदर रहता था कि हम मुझे चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं खुद उसको पढ़ती थी, उसके बाद फिर मैं बच्चों से वो चीज़ पढ़वाती थी। तो इसमें मेरी
जो सब्जेक्ट्स की बुक्स थी वही थी, और ये 4 डेज तक किया था। पढ़ाते समय बीच बीच में अध्याय से संबंधित प्रश्न करते रहना। जो भी मेरा चैप्टर जो मैं पढ़ा रही थी उस वक्त उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करती थी, और ये अगर उनके डेली लाइफ से रिलेटेड होती थी, टेक्नोलॉजी जैसे समय और श्रम को बचाने वाले उपकरण अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी के जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो भी मैं उनसे आधारित उनसे क्वेश्चंस भी पूछती रहती, ताकि उन्हें अपने सब्जेक्ट्स में जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स है उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सके। ठीक है, ये 5 डेज तक ऐसा प्रोसेस हमारा होता रहा। पाठ्य यानी अध्याय का स्पष्ट रूप से पढ़ाने वाले या उच्चारण करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा करना। देखिए, चैप्टर्स जब भी हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा रीड कर ले। ठीक है, तो कोशिश ये रहती थी कि जो बच्चे रीड नहीं करते थे उन्हें मोटिवेट किया जाए अच्छे से रीडिंग के लिए। तो इससे क्या होता था कि दूसरे जो बच्चे थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट्स कर रहे थे, वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, इम्प्रूव हो रहे थे, रीडिंग अच्छे से करने लग गए थे। तो अपने जो चैप्टर्स में पढ़ा रही थी उसको बच्चों को उनको रीड करने को कहती थी, और जिनके बच्चों के प्रोनाउंसिएशन अच्छे होते थे उन विद्यार्थियों की उनको वहाँ पे शाबाशी देना। यानी ये एक उदाहरण के द्वारा जो बच्चे कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे थे उनके लिए एग्जाम्पल वो बच्चे बने जो कोशिश कर रहे थे, और जो अच्छे थे उनके लिए एग्जाम्पल वो बच्चे बन के जो कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो उदाहरण के द्वारा ये मैंने इस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया था। 5 डेज का प्रोसेस था। ये जितना भी मैंने काम किया था 4 से 5 दिन में ही किया था। क्योंकि एक चैप्टर 4 से 5 डेज ही होता है। छात्रों को प्रश्न करने व उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन देना। जो भी बच्चे थे उनको क्वेश्चंस पूछती थी, तो जिन बच्चों को आंसर्स नहीं पता था या आसपास उस आंसर्स के आसपास भी पहुंच जाते थे, तो उन्हें मोटिवेट करना कि करेक्ट आंसर्स तक वो पहुंच जाए, इसलिए उनको उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए प्रश्न विधि के द्वारा मैं उनसे क्वेश्चंस पूछती थी। ठीक है, 4 डेज ऐसा प्रोसेस चलता रहा। सेकेंड, हमारी इतना काम होने के बाद फिर दूसरी जो मैंने प्लानिंग की थी उसके बारे में ये नेक्स्ट टेबल में बताया जाएगा। तो इसके बाद आप जो हेडिंग डालोगे वो है 15 नंबर की हेडिंग है आपकी, द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा। जब हम सेकेंड स्टेप करने जा रहे हैं, अपनी प्लानिंग का सेकेंड स्टेप में लेने जा रहे हो, तो वो क्या थी उसके बारे में देखते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थियों को जो समझाया जाए उसके आधार पर वाद विवाद प्रतियोगिता व प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता कराएं, जिससे कि सभी विद्यार्थी इसमें अपना सहयोग कर सके और उनका केंद्र ध्यान विषय, उनका जो ध्यान है वो सब्जेक्ट पर केंद्रित हो सके। और कक्षा की असुविधा को दूर करने के लिए स्कूल प्रबंधक को कक्षा की असुविधा के बारे में बताना। सेकंड स्टेप मेरा ये था कि मैंने बच्चों के लिए जो टॉपिक्स पढ़ाया था उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज बनाई थी, कंपटीशन रखा था। अगर टॉपिक है मेरा श्रम से समय और श्रम बचाने वाले, तो मैंने उनसे कहा था कि अब तक के जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है आपको उनसे रिलेटेड नॉलेज कलेक्ट करनी है। तो बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लेकर के उन चीज़ों के बारे में अपना नॉलेज कलेक्ट किया था। ठीक है, तो उनके बीच में कंपटीशन कराया था, जिसमें चाहे कोई बच्चा वीक हो या एकदम नया था सब्जेक्ट से हट करके, तो उनको इंटरेस्ट लग रहा था पढ़ने में। ठीक है, इससे विद्यार्थी अपना सहयोग भी दे रहे थे और अपने सब्जेक्ट्स पर वो ध्यान भी दे रहे थे। क्लास में कुछ असुविधाएं थी, ठीक है, उनके बारे में मैनेजमेंट को बताया था, और उन्होंने उन जितनी भी असुविधाएं थी उन्हें सॉल्व की थी। ये वहाँ की मैनेजमेंट की सबसे अच्छी बात थी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती थी तो डायरेक्ट आप मैनेजर सर से कह सकते थे और तुरंत आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती थी। विधि जो यहाँ पे यूज हुई थी, देखिए बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए अगर कंपटीशन करा रही हूँ तो ये मौखिक ही होता है, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चिट बनाई थी, ठीक है, चिट में जो बच्चा आता है कि बच्चे को 1 बाय 1 चिट उठानी होती थी और अपने अपोजिट टीम से वो क्वेश्चंस पूछना था। तो यही चीज़ थी कि मौखिक और प्रश्नोत्तर विधि। साधन इसमें होती, कक्षा को 2 टीम बना दी गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 टीम बनाई थी और प्रश्नों के माध्यम से एक एक प्रतियोगिता कराई थी। पूरा प्रोसेस 4 डेज तक हुआ।
विषय से संबंधित चीज़ों को समझाने के लिए विषय सामग्री का प्रयोग किया था। जो मेरा सब्जेक्ट था, जैसे कि अगर मैं मनी चैप्टर पढ़ा रही थी तो मेरे पास कुछ पुरानी करेंसियाँ थी, वो मैंने ली, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बनाया था तो उसमें टॉपिक्स के लिए मॉडल था, अदर्स कुछ चार्ट्स थे। तो इनसे संबंधित जो भी विषय सामग्री वहाँ पर मेरे सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी थी तो वो सब मैंने वहाँ पर किया था। और आप लोगों को भी ये अपने एक्शन रिसर्च में करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सहायक सामग्री का यूज़ किया था। जो विधि थी वो हमारी सहायक सामग्री थी, ठीक है। प्राचीन मुद्राओं, वितरण प्रणाली, उत्पादन सामग्री। देखिए वितरण प्रणाली का अच्छा एग्जाम्पल जो स्टोरी दे करके मैंने बताया था वो था, मैंने पुराने ज़माने में आदि पाषाण काल, नवपाषाण काल की स्टोरी को लेकर के वितरण प्रणाली को एक्सप्लेन किया था। उत्पादन भी वहीं से एक्सप्लेन हो गया था और वहीं से मनी का भी एक्सप्लेनेशन हो गया था। और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ करेंसियाँ मेरे पास पुरानी थी जो शायद अब बाज़ार में चलती भी नहीं है, उनका यूज़ किया था। प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड, ये बच्चों के पास डेली प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, नहीं था तो मेरे पास एक प्लास्टिक मनी जो थे एटीएम कार्ड्स वगैरह वो सब मैंने उनको वहाँ पर दिखाया। तो इससे क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ था अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। ये पूरे 3 डेज तक के हुआ था। ये इस तरीके से हमारी ये 15 नंबर्स की टेबल बनी थी। अब इतना कुछ जो कुछ किया गया था, ठीक है, बच्चों को चीज़ों को जो है स्टोरी के माध्यम से बताना, सहायक सामग्री यूज़ करना, उनसे क्विज करवाना, पढ़ने के लिए प्रेरित करना, इतना सब कराने के बाद जो परिणाम निकले थे आइए उनको देखते हैं। परिणाम हम देखेंगे। परिणाम ये थी कि आंकड़ों को व्यवस्थीकरण की पूर्व स्थिति। पहले हम हेडिंग डालेंगे परिणाम टेबल में, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण की पूर्व स्थिति। इसमें एक टेबल बनी थी, ये टेबल है जैसे आपके सामने दिख रही है। आपको भी सेम ऐसी टेबल बनानी है। क्लास, जो आपकी क्लास होगी वो लिखेंगे। मेरी 9th क्लास थी। टोटल स्टूडेंट्स, आपके जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे उनके नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। मेरी क्लास में 30 बच्चे थे, 30 बच्चे थे। विषय में रुचि लेने वाले छात्र कितने बच्चे थे जो आपके विषय में रुचि लेते थे, उनकी संख्या और प्रतिशत। 5 बच्चे ही ऐसे थे जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते थे। तो अगर इसका हमको परसेंटेज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, बता देती हूँ मैं आपको। देखिए जो आपका टोटल होता है ना उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। मेरा टोटल था 30 बच्चे, ठीक है, और कितने बच्चों को इंटरेस्ट था, 5 बच्चों को। हमें परसेंटेज जब लगाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ही समझ लीजिए, जब आपको टीचर्स मार्क्स देती है, टोटल कितने नंबर का मार्क्स होता है। जैसे कोई पेपर आपका 10 नंबर का, अगर आपको टीचर टेस्ट लेती है तो 10 नंबर नीचे लिखते हैं। आपने कितने नंबर पाए हैं वो आप ऊपर लिखते हैं, बस उसी के आगे इंट मल्टीप्लाई करके 100 लिखना होता है। सेम यही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ की गई, टोटल स्टूडेंट्स यानी टोटल नंबर यानी कि टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने नंबर मिले बच्चे को यानी कि कितने बच्चे आपके सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है वो लिख लिया मैंने ऊपर, ठीक है। और परसेंटेज में निकाला तो इंटू 100, 0 से 0 क्रॉस, उसके बाद 50/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पर 5 बच्चे नहीं, यहाँ 6 बच्चे हैं, सॉरी मुझे देखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 6 बच्चे हैं, ठीक है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा। ये 6 बच्चे हैं, मुझे 5 दिख रहा था, यहाँ 6 बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये लिखेंगे इसको 6/30 इंटू 100, तो ये 6 5 से 30 और 5 को इससे क्रॉस कर देंगे, 5 2 10, 0 20%, तो ये आया था हमारा 20% आंसर था। 20% बच्चे थे जो कि सब्जेक्ट्स में रुचि ले रहे थे। विषय में रुचि ना लेने वाले, इसका आपको अलग से परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सिंपली ऐसे समझिए, अगर 30 बच्चे जो हैं टोटल है उसमें से 6 बच्चे
आपके सब्जेक्ट्स में रुचि ले रहे हैं तो कितने बचे 24, यानी कि 30 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 24। अब अगर 20% यहाँ पर है तो 100 पूरा परसेंटेज 100 होता है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा 80%। चाहो तो इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड ऐसे कर सकते हैं कि तो कितने बच्चे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो 24, और कितने बच्चे टोटल बच्चे थे 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 जा 80 और 8 इंटू 10 सॉरी 3 8 जा 24 और 8 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 80% बच्चे थे जो कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि आप कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये पहले की थी, पहले की कंडीशन, जब मैंने अपनी जो योजना बनाई थी, प्लानिंग की थी, उससे पहले बच्चों की क्या कंडीशन थी। जब अपनी योजना मैंने प्लानिंग चलानी शुरू की, योजना का क्रियान्वयन, जो 2 टेबल मैंने जो आपको बताई थी ना, यहाँ पे प्रथम परिकल्पना, क्रियात्मक की पुष्टि रूपरेखा, यहाँ ये जब मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद क्या हुआ कंडीशन, इसको देखते हैं। सेम वैसी ही टेबल, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है, टेबल आपकी सेम रहेगी, बस यहाँ पे हेडिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे आंकड़ों को व्यवस्थीकरण से पूर्व, ये आंकड़े हैं जो कि पहले के थे क्लास के, और जो हम योजना जो हमारी थी उसके बाद क्या स्थिति थी उसकी सेम है। क्लास, कक्षा, कुल स्टूडेंट्स, कुल छात्र, विषय में रुचि लेने वाले छात्र, विषय में रुचि लेने वाले छात्र, संख्या, प्रतिशत, विषय में रुचि न लेने वाले छात्र, विषय में रुचि न लेने वाले छात्र, संख्या, प्रतिशत। देखिए दोनों टेबल्स की जो हेडिंग्स है ना, सब हेडिंग्स, ये वाली हेडिंग्स देखिए दोनों की सेम है, बस ये जो सेंटर हेडिंग है ये इनकी चेंज है। आइए देखते हैं, जब मैंने प्लानिंग यूज करनी शुरू कर दी थी तो उसमें क्या चेंजेस हुआ था। क्लास 9th में टोटल बच्चे थे 30। अब सब्जेक्ट्स जिस तरीके से मैं उन्हें पढ़ा रही थी, मैंने प्लानिंग करके पढ़ाया, तो उसमें क्या हुआ, बच्चों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। तो 27 बच्चे ऐसे थे जो कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज, जितने नंबर मिले हैं आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 27 मार्क्स है, टोटल कितने का था 30, तो टोटल स्टूडेंट्स 30 इंटू 100, इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 9 जा और 9 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 90%। इस तरीके से आपका परसेंटेज निकल गया कि 90% बच्चे ऐसे थे जो कि विषय में रुचि लेने लग गए थे। विषय में रुचि ना लेने वाले छात्र, एक तरीका ये है कि 30 माइनस 27 कर दीजिए तो 3 आएगा, ठीक है, और परसेंटेज खुद में हमेशा 100 होता है, और 100 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 10%। चाहे तो आप ऐसे निकाल दीजिए, चाहे दूसरा मेथड जो मैंने आपको टोटल मार्क्स मिलने वाला मेथड जो बताया है उस तरीके से आप लगा लीजिए कि 3/30 मल्टीप्लाई बाय 100 क्रॉस 3 1 3 आ गया आपका 10%। तो जब मैंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, उसको यूज़ किया, इस हिसाब से मुझे इम्प्रूवमेंट्स करवाना है, तो ये देखा गया है कि बच्चे इम्प्रूव हुए, यानी 90% बच्चे क्लास में इंटरेस्ट लेने लग गए थे सब्जेक्ट्स, और 10% बच्चे ऐसे थे जो इंटरेस्ट इस समय नहीं ले रहे थे। आपको अपनी दोनों स्थिति का जो आपका परिणाम है इसका एक बार ग्राफ बनाना होता है। कहीं कहीं पे बार ग्राफ और पाई ग्राफ दोनों बनवाया जाता है, ठीक है, तो ये आप चाहे तो पाई ग्राफ भी बना सकते हैं। हमारे इसमें बार ग्राफ था। इसमें एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पूर्व स्थिति y एक्सिस में है, कुल छात्र x एक्सिस में, समस्या में इसमें x एक्सिस में जो समस्या है 10 छोटे खाने 2 छात्र के बराबर है,
येलो कलर वाला रुचि लेने वाले छात्र और ब्लू कलर वाला रुचि ना लेने वाले छात्र। पहले की स्थिति का इसमें ग्राफ है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लिखा है छात्रों की संख्या और ये छात्रों का प्रतिशत, ठीक है। सेम ऐसी ही है, नीचे है विषय में रुचि ना लेने विषय में पहले की स्थिति है, जब प्लानिंग करने से पहले का ग्राफ है इसमें। तो विषय में रुचि ना लेने वाले छात्र और विषय में रुचि लेने वाले छात्र। तो इसमें मैंने आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसमें जो बॉक्सेस थे टोटल बच्चों के थे 30 है, तो 30 बच्चों का पूरा बॉक्सेस बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने लिखा कि 6 बच्चे जो इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, और 24 बच्चे जो इंटरेस्टेड थे, इनका परसेंटेज यहीं पर ही निकाल दिया था। इसका भी फिर पैमाना हमने अलग से लिया था, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे थोड़ा पैमाना हमने चेंज किया था, यहाँ पे थे कुल छात्र, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में हो जाएगा छात्रों का प्रतिशत। एक्स एक्सिस में तो 2 खाने मतलब कि 10 छोटे खाने 2 स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, तो एक्स एक्सिस में समस्या जो थी वो ली थी। जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे 20% स्टार्टिंग में इंटरेस्ट लेते थे और 80% इंटरेस्ट नहीं लेते थे। सेम ऐसे ही हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देंगे, योजना क्रियान्वयन के बाद की स्थिति। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे छात्रों की संख्या, विषय में रुचि लेने वाले छात्र यानी सुधार की स्थिति, और अब रुचि ना लेने वाले छात्र। यहाँ पे विषय में सुधार वाले जो छात्र थे उनका परसेंटेज और अभी भी जो रुचि नहीं ले रहे हैं उनका परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने पूरे बार ग्राफ में दिखाया है, ठीक है। 27 बच्चे इंटरेस्टेड होने लगे थे, 3 बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। 90% स्कोर बच्चे ले रहे थे और 10% नहीं ले रहे थे। ये टेबल मैं आपको एक्सप्लेन पीछे कर चुकी हूँ, यही है। तो इसमें आपके 2 बार ग्राफ बनेंगे, एक बनेगा पूर्व स्थिति का, सेम यही आंकड़ों की व्यवस्थीकरण की पूर्व स्थिति, इसका ये बार ग्राफ बना हुआ पहला वाला, और सेकंड है योजना के क्रियान्वयन के बाद की स्थिति। ये देखिए योजना के क्रियान्वयन के बाद की स्थिति, उसका ग्राफ बनाया गया है, बार ग्राफ। इसके बाद हमारी हेडिंग होगी मूल्यांकन। क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु प्रदान आंकड़ों से स्पष्ट है कि समस्या में काफी सुधार हुआ। पहले 24 विद्यार्थी ही विषय के प्रति रुचि कम थी। पहले जैसे केवल 24 ही बच्चे थे जो सब्जेक्ट्स में रुचि नहीं ले रहे थे, परंतु योजना जब हमने अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, जो प्लानिंग जो योजना थी हमारी उसको हमने यूज़ करना शुरू किया, तो इससे विद्यार्थियों के दृष्टिकोण और विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, उसमें काफ़ी सुधार हुआ। तो मूल्यांकन यही था कि पहले जहाँ पर केवल आपके 20% बच्चे ही इंटरेस्ट ले रहे थे, वहाँ अब 90% बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे सब्जेक्ट में। क्रियान्वयन विधि अगर देखा जाए तो कक्षा में कुल 30 बच्चे थे। अभी तक जो कुछ मैंने भी कहा है उसी को ही इन्होंने यहाँ पे हमको थ्योरी फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी थे। शिक्षण के दौरान पाया गया कि छात्र विषय में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे। समस्या दूर करने के लिए समस्या के कारणों को ज्ञात किया गया। उन कारणों की बाधाओं व उद्देश्यों को दूर करने से पहले नियोजन, कोई भी चीज हम करते हैं सबसे पहले उसकी योजना बनाते हैं, यानी कि संरचना तैयार की गई और फिर उसे कक्षा में क्रियान्वयन किया गया। फिर उसे कक्षा में हमने यूज करना शुरू किया। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने शिक्षण विषयों को अधिक प्रभावी व रुचि को बनाया। विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु विषय की सहायक सामग्रियों के द्वारा पाठ्य को पढ़ाने का प्रयत्न किया। अभी तक मैं जितना कुछ एक्सप्लेन कर रही थी उसी को एकदम छोटे फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि 60 स्टूडेंट्स थे टोटल। सबसे पहले बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए उनकी समस्या को ज्ञात किया, उनके कारणों को ज्ञात किया, फिर उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए प्लानिंग करी, ठीक है। उसके बाद उन्हें
क्लास में अप्लाई करना शुरू कर दिया और अपने विषय को प्रभावी व रुचिपूर्ण बनाया, जिसके कारण बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप ही क्लास की तरफ, सब्जेक्ट्स की तरफ होने लग गया था। परिणाम, इसके बाद आपकी 19 हेडिंग होगी परिणाम। क्लास 9 में प्रथम दिन शिक्षण कार्य करने से यह ज्ञात हुआ कि कक्षा में 30 छात्राएं थी, जिनमें से 24 विद्यार्थियों के विषय में रुचि न होने की समस्या पाई गई थी। उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की व्यवस्था की गई, जिससे विद्यार्थियों के विषय में रुचि उत्पन्न हो सके। यह कार्य आपका 22 दिनों तक किया गया और फिर 29 दिन तक किया गया और फिर 30वें दिन यह देखा गया कि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों में से 27 विद्यार्थियों के कार्य में सुधार हुआ, परंतु अब भी कुछ 3 ऐसे विद्यार्थी थे जिनके कार्य में सुधार नहीं हुआ, अर्थात 10% विद्यार्थियों के विषय में रुचि उत्पन्न करना आवश्यक था। एक्शन रिसर्च आपका 1 महीने का होता है, यानी कि 30 डेज। तो 30 डेज हमारी कोशिश रही, 30 डेज में हमने अपना 30 डेज से पहले ही मतलब कंप्लीट हो गया था टारगेट। उसमें से भी हमारे पास 10% बच्चे ऐसे थे जिनका अभी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना आवश्यक था। ठीक इसी चीज को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। परिणामों की व्याख्या, विषय का परिचय सरल रूप से प्रस्तुत किए जाने पर विद्यार्थियों के विषय को लेकर के कम कठिनाई अनुभव हुई। अगर बहुत ही इजी वे में अगर किसी चीज़ को समझाया जाए, जैसे अगर आप लोगों को कोई भी टफ चैप्टर्स है उसे बहुत इजी से समझाया जाए, इजी तरीके से समझाया जाए, तो उसमें अपने आप ही हमें डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होती है। बहुत चीज़ें बच्चे देख करके बहुत जल्दी हम लोग सीख लेते हैं। कोई भी चीज़ होती है कि हमारे सामने 3D फॉर्म में आती तो हमें हमारे माइंड में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती। तो इसीलिए दृश्यान कौशल के प्रयोग से विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र विषय शीघ्र समझ में आ गया। प्रॉब्लम्स होती थी कि अगर 2D डायग्राम में समझाओ तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अगर 3D तरीके से समझाया जाए तो वो आसानी से उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता था। उदाहरण के लिए दृश्यान उनके दैनिक जीवन से संबंधित थे, जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ भी यूज होता था तो उसे उनके प्रैक्टिकल लाइफ से होते थे, वो उनका ध्यान कक्षा में केंद्रित होता था, जिससे उनका ध्यान कक्षा में केंद्रित होता था। कक्षा में व्याप्त असुविधाओं को दूर कर देने से उनका ध्यान कक्षा में लगने लगा और उनको परेशानी दूर हो गई थी। क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, उनको अलग अलग करके आप बैठा दीजिए, ठीक है। क्लास को आप कंट्रोल में रखिए, बहुत ज़्यादा शोर ना हो, क्लास आपके आसपास का जो क्लास में अगर शोर आ रहा है तो वहाँ पे भी बच्चे शोर ना करें। दूसरी कुछ लाइट्स वगैरह की प्रॉब्लम्स तो उनको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर लाइट वगैरह। और भी कई सारी छोटी प्रॉब्लम, बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं होता था, कुछ भी थोड़े जो क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो इन सब प्रॉब्लम्स को उनकी दूर की गई थी। उसके बाद उनको जो भी प्रॉब्लम अदर्स कोई प्रॉब्लम्स रहती थी तो वो भी उनकी शॉर्ट आउट की जाती थी। इससे जो भी जितनी भी असुविधाएं होती थी क्लास में, जो उनके कॉन्सेंट्रेशंस को डिस्ट्रैक्ट करती थी, तो उन सबको दूर किया गया था। 4 सहायक सामग्री के प्रयोग से उन्हें विषय को समझाया गया था। चार्ट का यूज करके जो भी हमारे पास सहायक सामग्री रही उसको यूज करके उन्हें चैप्टर समझाया गया। इसके बाद 21 हेडिंग से आपके निष्कर्ष। क्लास 9 के छात्रों में क्रियात्मक अनुसंधान के फलस्वरूप निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुआ। कोई चीज हमने की, उसका रिजल्ट्स क्या निकला है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं निष्कर्ष। छात्रों की रुचि अर्थशास्त्र के प्रति जागृत हुई थी। अर्थशास्त्र के अध्ययन का कार्य सरल से सरल शब्दों में किया गया था, कि जो भी चीज मैं पढ़ा रही थी वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में उनको बताया गया था, बहुत भारी भरकम वर्ड्स नहीं यूज किए गए, ठीक है। इजी लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज, जैसे बात करते हैं उसी तरह की लैंग्वेज में उनको समझाया था। एग्जाम्पल्स दे करके प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षण कराना सरल हो गया था और विषय छात्रों को समझ में आने लग गया था, सब्जेक्ट्स बच्चों को समझ में आने लग गया था। छात्रों को शिक्षकों द्वारा प्राप्त पुनर्बलन मिलने से प्रोत्साहन हुआ।
कोई बच्चा अच्छा आंसर्स देता है तो उसे मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे मोटिवेट करें तो वो तो मोटिवेट होता ही अगली बार आंसर्स देने के लिए। उसको देख करके अदर्स बच्चे जिनको थोड़ी सी हिचक होती है वो भी मोटिवेट होते हैं कि हम अब सही आंसर्स देंगे, हमें आता है, हमने क्यों नहीं आंसर्स दिया, ठीक है। तो वो भी मोटिवेट होते हैं आंसर्स देने के लिए। तो इस तरीके से उन्हें पुनर्बलन से प्रोत्साहन मिला, जिससे उनका विषय में अधिक से अधिक ध्यान वो लोग देने लग गए थे। बच्चे जो है सब्जेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे। विषय में रुचि उत्पन्न हो जाने पर छात्रों द्वारा निर्धारित समय पे गृह कार्य पूर्ण होने लग गया था। अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो तो आप देखोगे कि आप बच्चे होमवर्क भी करके लाते हैं, लेकिन अगर आप उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहे उनके लेवल तक के, हर टीचर अच्छे से समझाता है, हर टीचर बेस से ही समझाता है, लेकिन हर बच्चा अलग अलग होता है, ठीक है। तो उनको उसी लेवल पे जाकर के समझा दीजिए तो वो वहाँ पे इम्प्रूव कर जाते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि वो उनका लेवल कहाँ तक के है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप रिजल्ट देखो कि आपका होमवर्क टाइम पर आता है। कॉपी चेक करने को आप एक ड्यू डेट दे देते हो कि इतनी तारीख को हम कॉपी चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि 100% तो कभी नहीं होता है क्लास में, लेकिन 90 to 95% बच्चे उस दिन अपना पूरा काम कंप्लीट करके आपके डेस्क में काम रख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों को भी मतलब एकदम से नहीं कहा जाता कि आपको कल ही कॉपी दिखानी है, उनको टाइम दिया जाता है। चैप्टर स्टार्ट होता है 1 हफ्ते का कि ये चैप्टर्स इतने दिन चलेगा, और इसके बाद 4 दिन बाद आप चैप्टर्स ख़त्म होने के 4 दिन बाद इतनी तारीख को आपकी सारी कॉपियाँ आ जानी चाहिए। तो बच्चों को पता होता है कि ये हमारी एंड डेट है, अब टाइम पे उसी दिन ले आए। तो इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना ज़रूरी है। तो उनसे कहा जाता था कि भाई आपको +1 मार्क्स या +2 मार्क्स आपके कॉपी के हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में जो। इस तरीके से मोटिवेशन उनको किया जाता ताकि बच्चे काम समय पे लेकर आए। होमवर्क के लिए भी यही था सेम, कि आपका पूरे मंथ का रिकॉर्ड देखा जाएगा। जिसने पूरे मंथ में आपको केवल 5 से 6 डेज ही होमवर्क मिलता था चैप्टर्स का, 1 हफ्ता चैप्टर, हर दिन होमवर्क नहीं दिया जाता था। जब चैप्टर्स तो 3-4 दिन चलते थे उसके बाद ही उनको होमवर्क मिलता था। तो आप होमवर्क जब भी दें तो बच्चों से कहते हैं कि एक हफ्ते का होमवर्क या 2 हफ्ते के होमवर्क में अगर आप इतने दिन होमवर्क करके लाते हो तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, इतने दिन करके लाते। तो ये क्या मोटिवेट होता है आप अपने सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। उस हिसाब से उनको पॉइंट्स देते जाइए। तो ये क्या होता है कि बच्चे टाइम से तो होमवर्क भी करके आएंगे, होमवर्क टाइम से करके लाएंगे, तो उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम्स होगी तो तुरंत आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गृह कार्य भी उनका टाइम से आने लग गया था। सुझाव इसमें है, एक बार देख लेते हैं। आपके सुझाव हेडिंग पड़ेगी, या आपकी लास्ट हेडिंग होगी एक्शन रिसर्च में, क्योंकि सुझाव के बाद जो है, हाँ, सुझाव आपकी लास्ट हेडिंग होगी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सुझाव है। शिक्षकों को छात्रों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं ना, तो हर 30 बच्चे को प्रॉब्लम होती है। बस हमें उनकी हर एक प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनना है और उनको वहीं पर सॉल्व करते जाना है, ठीक है। कभी कभी बच्चों को काम इनकम्प्लीट नहीं रहता है, इसकी समस्या होती है। कभी कभी उन्हें कॉपी की समस्या होती है कि वो बच्चा कॉपी नहीं दे रहा। कभी कभी बुक की समस्या होती है। कभी कभी ये रहता है कि एक्सरसाइज में टिक ही नहीं लगे। तो इस तरह की समस्याएं उनको होती हैं, तो वो वहाँ पर आप शॉर्ट करते रहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए उनकी, तो उनका काम अपने आप टाइम से आने लगता है, ठीक है। और इसमें हमारे टीचर्स का नेचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों से अच्छे से व्यवहार करें और उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। और बच्चे प्रॉब्लम्स तभी आपसे बताएंगे जब आपका व्यवहार क्लास में अच्छा रहता है। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षण के दौरान बीच बीच में इधर उधर की बातें करके वातावरण को रोचक बनाना। इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐसा था कि जो वो करंट लाइफ से भी जुड़ा हुआ था, डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ था। तो इसमें गवर्नमेंट क्या स्कीम चला रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इससे रिलेटेड हम वहाँ पे बात करते थे, जिससे क्या होता था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी पता चलता रहता था और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होने लग गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उनको अपना आ करके सिर्फ किताब से ही आप पढ़ाते चले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप
ऐसा करने से बोरिंग लगता है कि हाँ बस किताब ही पढ़ाना, नहीं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़िए। विषय को छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप पढ़ाना चाहिए। देखिए कोई भी विषय होता है ना, आपकी क्लास का सबसे लास्ट बेंचर वाला बच्चे का के लेवल पे जाकर के आपको समझाना होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट करना होता है। तो मानसिक स्तर के अनुरूप ही पढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं आपकी क्लास के टॉप 10 बच्चे ही आपसे पढ़ रहे हैं, नहीं, आपकी क्लास का सबसे लास्ट रैंक लाने वाला 30 नंबर की रैंक लाने वाला बच्चा भी आप ही से पढ़ रहा है। ठीक है, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप नहीं समझा पा रहे उसको, उसके लेवल तक आप नहीं जा रहे। तो हमें बच्चों को उस मानसिक स्तर तक के जा करके उनको उस टॉपिक को पढ़ाना होता है। ईजी पढ़ाने का मतलब ये है कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स यूज़ करें, उसको क्वेश्चंस करने के लिए मोटिवेट करें, उसको आंसर्स देने के लिए मोटिवेट करें हर तरह से। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सुन करके सॉल्व करके फिर उससे कोई चीज़ पूछें। ठीक है, उत्तम व उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करके शिक्षक को छात्रों में रुचि जागृत करनी चाहिए। हम जो टीचिंग TLMs यूज़ कर रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इस तरीके से जो ज़रूरी होती है चैप्टर से उस तरह की आप सहायक सामग्री वहाँ पर यूज़ करें। नियमित रूप से शिक्षक को छात्रों को गृह कार्य देने व आने से पूर्व कक्षा में आते ही तुरंत गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि होमवर्क चेक करने की भी एक तरीका होता है कि क्लास में जिम्मेदारियों को देना सीखिए और उस जिम्मेदारियों को कितना निभा रहे हैं इस पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सारा काम करेगा। 30 मिनट की क्लास में आप सारा काम नहीं कर सकते। आप उसी टाइम पर बच्चों की डायरी चेक करना, बच्चों को होमवर्क देखना, बच्चों को चैप्टर पढ़ाना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना एक साथ नहीं होता है। तो ये हमें पहले से ही प्लानिंग करनी होती है कि हमें कब कौन सा चीज़ करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उन पे भी आप आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, उन पे भी आप नज़र रखनी चाहिए कि काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। होमवर्क का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि क्लास में आते ही आप एक राउंड मार दीजिए और आपके आने से पहले जो आपने लीडर बनाए हैं होमवर्क चेक करने वाले, वो होमवर्क चेक करेंगे 5-6 बच्चों का ग्रुप बना करके कि इस ग्रुप का ये बच्चा होमवर्क चेक करेगा और उससे डेली रिपोर्ट लेते रहिए। तो वही कक्षा में आने से पहले और लास्ट में अपना एक राउंड जरूर मार दीजिए होमवर्क बच्चों से। ये होमवर्क अपना आप खोल के रखें टेबल पे और राउंड आप लगा दीजिए। F पॉइंट है छात्रों में सही मुद्रा में बैठकर पढ़ने एवं उसके लाभों को बताना। आपकी क्लास में बच्चे प्रॉपर तरीके से बैठे होने चाहिए। ये नहीं कि कोई डेस्क में लेटे ही जा रहा है, टेबल में लेटे ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या ठीक से नहीं बैठ रहा है। प्रॉपर ठीक है, जिस तरीके से बैठ करके पढ़ा जाता है उस मुद्रा में उनको बैठ के पढ़ने के फायदे भी उनको बताते रहना चाहिए। छात्रों को समय समय पे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जी पॉइंट है, छात्रों को टाइम से टाइम प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है, हर तरह से प्रोत्साहित करेगा। आपके क्लास का वीक बच्चा है, पढ़ने में कमज़ोर है, वो अगर इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो उससे दूसरे बच्चों को बताएंगे कि ये इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है, देखो आप इससे सीख सकते हैं कि ये भी इनको भी टाइम चैप्टर नहीं आता था, अब देखिए इसको ये चैप्टर आ रहा है तो आप लोग भी इसमें कोशिश करिए। इस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। इससे वो भी बच्चा वो बच्चा तो मोटिवेट होता ही है, साथ में उसको देख करके अदर्स बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। छात्रों को समय समय पर प्रोत्साहित करना। संदर्भ ग्रंथ आपके सबसे लास्ट में लगेगा। संदर्भ ग्रंथ में ये होता है कि आपने जो थ्योरी पार्ट होता है ना, एक्शन डिशेस का थ्योरी पार्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया है उसके बारे में। तो उसमें पुस्तक का नाम था शैक्षिक नीति का मूल आधार, लेखक थे कुलश्रेष्ठ, PhD, पब्लिकेशन था अग्रवाल पब्लिकेशन और सन 2008 की पब्लिकेशन की बुक थी। नेक्स्ट अगली बुक थी शिक्षा के मनोविज्ञान, लेखक का नाम मिश्रा, डॉक्टर MR, प्रकाशन जो थे आलोक प्रकाशन, सन 2005।
आप जहाँ से भी अपना ये थ्योरी पार्ट लेंगे वहाँ उसका सेम हेडिंग तो यही रहेगी, ठीक है। आप जहाँ से थ्योरी लेंगे उनकी हेडिंग्स तो ये सही रहेगी कि पुस्तक का नाम, लेखक, पब्लिकेशन, सन। जो पुस्तक का नाम है आप वो लिखेंगे, जो उनके लेखक है वो, पब्लिकेशन जो है वो। तो ये पूरा आपके पास मैंने एक्शन रिसर्च की फाइल की पूरी वो आपको बता दी गई। एक्शन रिसर्च का सबसे लास्ट वीडियो था जिसमें एक्शन रिसर्च के सारे पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एक्शन रिसर्च थी हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पर, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स को लेकर के। एक फाइल और आपको एक्शन रिसर्च की मिलेगी, वो आपके मैथ्स की प्रॉब्लम्स को लेकर के होगा कि मैथ्स को पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम्स रही, उसको लेकर के एक एक्शन रिसर्च की फाइल आएगी। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। इकोनॉमिक्स के आपके टोटल 17 पॉइंट्स हो चुके हैं एक्शन रिसर्च के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको बीएड के इंटर्नशिप की मिलेगी, या तो बीएड के इंटर्नशिप की और एक्शन रिसर्च मैथ्स वाली। तो 2 चीज़ आपको मिलेगी इसके बाद के उसमें। थैंक यू।